आपको ये बजट कैसा लगा है? रिफॉर्मिस्ट बजट है क्योंकि आप हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इज दिस अ रिफॉर्मिस्ट बजट? दिस इज अ स्टीरियोटाइप बजट? जी, ये एक स्टेबलाइजेशन का और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मजमूआ बजट है, जिसके अंदर दो चीजों में हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो आप रिफॉर्म की बात करती हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है पुरानी प्रैक्टिस से। ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है, ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन की तरफ इशारा करता है। अच्छा। कि हम स्लोली स्लोली चीजों को इंप्रूव करेंगे। ठीक। सिमिलरली बहुत सी सिम्त दी गई है। ये एक स्टेबलाइजेशन की कंडीशंस पूरी हुई हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड पे कोई इतनी गुंजाइश नहीं है। ज्यादातर जो स्पेकुलेशन होती है, लॉबी होती है, वो रेवेन्यू साइड पे होती है। सिमिलरली जो टैक्सेशन है, ये मैं एक बात कहता हूं, जो बजट होता क्या है? बजट किसी भी हुकूमत की पॉलिसी को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है। अगर तो पॉलिसी की सिम्त क्लियर होगी और सब कोलिशन पार्टनर उस पर खड़े होंगे, कोई स्पेकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है किस सिम्त पे जाना है। अगर पॉलिसी ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमें पता है उधर जाना है। अगर पॉलिसी सड़कें बनाना है, हमें पता है उधर जाना है। सो ये क्योंकि पॉलिसी वैक्यूम है, इसलिए बजट के अंदर लॉबी होती है, इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं, उसके अंदर गोल तो इस बजट की हारून शरीफ साहब, इस बजट की पॉलिसी डायरेक्शन आपको क्या नजर आती है? जी, ये बेसिकली कंटिन्यूड स्टेबलाइजेशन का फेज है, जिसमें हम थोड़ा बहुत टैक्स इंप्रूव करेंगे, कुछ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बेहतर करेंगे, कुछ चीजें जो टैक्स नेट में नहीं थी उसको लाने की कोशिश करेंगे। इज दिस एन IMF का बजट, हारून शरीफ साहब? जी, ये IMF का बजट भी है और अकाउंटिंग बजट है, ताकि हुकूमत अपने खर्चे चला सके, एक्सपेंडिचर में कोई मेजर कट नहीं। राइट। डॉक्टर आबिद सुरेश साहब, आपको कैसा लगा है ये बजट? आपके नजदीक भी IMF का बजट है या अवाम का बजट है, और किस नौयत का? इज फॉर यू, आपका टेक इस पे क्या है? इज दिस अ रिफॉर्मिस्ट बजट? पहली बात तो ये है कि IMF का बजट होने में कोई कबाहत नहीं। IMF का हो या IMF का ना हो, इसमें जो कुछ चीजें हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मसलन पहली चीज जो है कि अनलाइक प्रीवियस बजट्स, इसमें प्रोविंशियल सरप्लस नहीं दिखाया गया, जो कि हमेशा होता है। तो इसमें यह नहीं कहा कि जो डिफरेंस है वो सूबाई सरप्लस से पूरा होगा। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन के बारे में इन्होंने बड़े रियलिस्टिक नंबर दिए हैं। सिर्फ 30 बिलियन रुपए रखे हैं प्राइवेटाइजेशन के, विच मीन के गवर्नमेंट को पता है कि बस इतना काम ही अगले पूरे माली साल में हो सकता है। मुश्किल से 30 बिलियन जो है वो शायद आ सके। उन्होंने वहां पे कोई लंबे चौड़े नंबर नहीं दिखाए। यानी कि दिस इज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट बट अ रियलिस्ट बजट। पिछले साल ये हुआ था कि बजट नंबर्स पे ही IMF ने और मल्टीलैटरल अदारों ने चैलेंज कर दिया था, और अपोजिशन के कहने पे नहीं बल्कि हुकूमत को मल्टीलैटरल अदारों के कहने पे अपने सारे नंबर बजट के पास करने से पहले रिवाइज करना पड़े थे। इसी तरह से इसमें जो पेंशन रिफॉर्म की बात की गई है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन शुरू की जाएगी न्यू एंट्रेंट्स के लिए, डेट आई थिंक इज अ वेलकम स्टेप। बिस्क के लिए एलोकेशन जो है वो कोई 23% बढ़ी है, वो एक अच्छी चीज है। इसी तरह से जो कैपिटल गेन वो सिक्योरिटीज पे और जो रियल स्टेट पे उसको रोक इन करने की कोशिश की गई, वो अच्छी चीज है। गाड़ियों की जो टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन है उसको इंजन साइज से बढ़ा के वैल्यू पे ले गए हैं, वो अच्छी चीज है। लेकिन इसके साथ इसमें बहुत सी बुरी चीजें भी हैं। मसलन ये जो अभी हमारे पास EV और हाइब्रिड का कल्चर शुरू हुआ था, उस पे से रियायत का खात्मा, यानी अगर आप समझते हैं कि कोई BMW या कोई मर्सिडीज जो है वो हाइब्रिड या EV आ रही है तो उसकी वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन पे टैक्स लगा ले, लेकिन इस पे ब्लैंकेट तो जो छूट थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएं। सबसे बड़ी जो लास्ट में कहना चाहता हूँ कि टोटल आमदनी जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की है, सूबों को उनका खर्चा दे के, उनका हिस्सा दे के, वो है 10.3 ट्रिलियन रुपीस, और जो हमने सूद की अदायगी करनी है वो है 9.77 ट्रिलियन रुपीस। यानी आपके 10 रुपए आपकी जेब में है और 9.25 आपने सूद अदा कर देना है। तो 8500 अरब रुपए का डेफिसिट का ये जो बजट है, विच मीन्स कि आपने जितना कमाया उतना ही आपने कर्जा लेना है। और ये जो हम हर साल कहते हैं कि चूंकि कर्जे बहुत है हम IMF से बाहर नहीं जा सकते, तो ये तो जो अब हम कर्जे लेंगे इसको पूरा करने के लिए, इसका मतलब है कि अगले 6, 7, 8, 10 साल आप इसी विशेष साइकिल में रहेंगे। तो हमें जो
इस बजट के बाद भी आपको लग रहा है कि अगले 6, 8, 10 साल आप IMF के ही चक्कर में फंसते रहेंगे? आपके पास टोटल 10 रुपए हैं आपकी जेब में, 10.3 ट्रिलियन, और आपने 18.8 ट्रिलियन के खर्चे करने हैं, तो कहां से पूरे करेंगे आप? इंटरेस्टिंग आप वो पॉइंट। खर्चे। इस बजट के बाद आपको लगता है कि महंगाई कम हो सकेगी या महंगाई बढ़ जाएगी? सो हाउ डू यू सी दिस एंड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट एज वेल? महंगाई पे तो गवर्नर स्टेट बैंक ने परसों कह दिया था, जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ 1.5% बेस रेट में कमी क्यों की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि बजट के बाद वो देख रहे हैं कि उसके बजट के कुछ जो है इन्फ्लेशनरी शॉक्स होंगे और उनको कोप करने के लिए वो सिर्फ 1.5% नीचे कर रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि महंगाई इससे बढ़ेगी। अभी तो इसमें जब एनर्जी टैरिफ की आपके पास आएगा, जब टैक्सेशन के आप 4 स्लैब देखेंगी, यानी इस वक्त जो प्रपोज टैक्स स्लैब है, अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 2,40,000 से 2.25 लाख के दरमियान है, तो आप 30% टैक्स अब दे रहे होंगे। 7 स्लैब्स को अब रिड्यूस करके 4 स्लैब्स में जो लाने का फार्मूला है, तो अब 2.5 लाख या 2.25 लाख जो तनख्वाह है वो अब एलीट में नहीं आती है। जब आप उसमें से 1/3 जो है वो दे रहे होंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि मैस जो एमिग्रेशन है, जो आपका पढ़ा लिखा तबका यंगस्टर जो ये सैलरीज लेते हैं, वो फिर बाहर की तरफ भागेंगे।